देखिए, आज हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग जीएसटी के अंदर अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको पहली क्लास में जीएसटी का इंट्रोडक्शन दिया था और आज भी हमारी जीएसटी की थ्योरी क्लास है। इस क्लास में हम आप लोगों के साथ जीएसटी से रिलेटेड कुछ और मिसलेनियस प्रोविजनों को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो आपके लिए एज अ नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप बिजी और टैली में काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो। और अगर आप में से लोग हमसे बिजी या टैली की पेन ड्राइव क्लासेस परचेज करना चाहते हैं या दोनों को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो अपनी इंक्वायरी नंबर हमने वीडियो के नीचे दे रखा है, आप वहां से कॉल कर सकते हैं। और किसी को हमारे कोचिंग सेंटर आना है तो आप वहां भी आके हमें विजिट कर सकते हैं। देन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जीएसटी सेक्शन 2, जिसमें हम आप लोगों के साथ जीएसटी से मिसलेनियस प्रोविजनों को डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले कल हमने जीएसटी की फुल फॉर्म जानी थी, जिसका मतलब था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लिखा हुआ है जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स और कंज्यूमर टैक्स इम्पोज इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। कह रहा है कि अगर कोई बंदा चाहे वो किसी गुड्स की सप्लाई दे या वो किसी सर्विस की सप्लाई दे, जीएसटी उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं अगर मैं कोई गुड्स बेचता हूँ, गुड्स मतलब होता है वस्तु बेचता हूँ, तो जीएसटी लगेगा। और अगर मैं सर्विस देता हूँ तो जीएसटी नहीं लगे। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा आप चाहे गुड्स करो या सर्विस। आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना कि सर अगर गुड्स होगा तो क्या होगा, अगर सर सर्विस होगा तो क्या होगा। चाहे आप गुड्स बेचो या फिर आप सर्विस बेचो, जैसा है वैसा ही नॉर्मल करो, कभी बाइफरकेट करने की कोशिश मत करना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, जीएसटी इज इम्पोज एट एवरी स्टेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट इज मेंट टू बी रिफंडेड टू द ऑल पार्टी इन द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अदर देन द फाइनल कंज्यूमर। कह रहा है कि जीएसटी हर स्टेज पर लगता है। जब तुम एक जगह से दूसरी जगह माल बेचते हो तब भी जीएसटी लगता है, लेकिन आप जब एक जगह से दूसरी जगह माल बेचोगे जो आप टैक्स पे करोगे वो आपको रिफंडेबल होता है, बट अगर जो लास्ट कंज्यूमर होता है उसको रिफंडेबल नहीं होता। इसको आगे आने वाले कुछ एग्जाम्पलों में आपको और अच्छी तरीके से मैं सिखाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने आगे करा कि जीएसटी क्या है। जीएसटी ग्लोबली है, ऐसा नहीं कि इंडिया ने अडॉप्ट करा। क्या लिखा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जीएसटी इज अ कॉमन टैक्स विच हैज बीन अडॉप्टेड लॉन्ग टाइम अगो बाय मोस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, बहुत कंट्री से पहले यूज कर चुके। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न जीएसटी इज द टैक्स फॉर 21 सेंचुरी अडॉप्टेड बाय इंडिया। क्लियर। सेकंड, ब्रिंग फोर, देख लिखो ना, bringing unforeseen circumstances GST is like to come into effect on 1st July 2017। जीएसटी लाने में बहुत समय लगा, काफी कठिनाइयां भी आई, लेकिन फाइनली जीएसटी इंडिया में लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2017 में। इसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे बढ़े, लिखा इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू मूव टू अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। इंडिया ऐसी पहली कंट्री नहीं जिसने जीएसटी को अडॉप्ट करा। जीएसटी ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रियों में अडॉप्ट हो चुका है, आप ये छोड़ दें। इसके बाद लिखा है फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी इन 1954। कहता है कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसने जीएसटी को सबसे पहले अडॉप्ट करा था, वो भी 1954 में। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और जिस दिन जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, क्योंकि जीएसटी आते वक्त जीएसटी ने अपने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिलीट कर दिया, बस कुछ टैक्सों को छोड़ दिया, जैसे कस्टम अभी भी हमारे साथ है और जीएसटी आ गया, बाकी सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस डिलीट हो गए। वाइल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया में भी हिस्टोरिकल ऑफ स्केल, ये एक बहुत बड़ा चेंज था इंडिया में
जिसके आने के बाद 1-2 महीने तक तो लोग शॉक हो गए थे कि हुआ क्या, इतना बड़ा चेंज हो गया था। उसके बाद स्ट्रक्चर इन वर्ल्ड दीज आर, कह रहा है कि आपको पता है जीएसटी में 2 तरह के स्ट्रक्चर आपको हर जगह मिलेंगे। एक होता है सिंगल जीएसटी, एक होता है डुअल जीएसटी। मोस्ट ऑफ द कंट्री सिंगल जीएसटी स्ट्रक्चर को प्रेफर करती है, लेकिन कनाडा एंड इंडिया एक ऐसी 2 कंट्री हैं जो ड्यूअल सिस्टम पे चलती हैं। आगे मैं करता हूँ, समझाता हूँ। तो आप याद रखना कि 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इंडिया में, एक होता है सिंगल जीएसटी स्ट्रक्चर और एक दूसरा होता है डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर। अगर आप इसे आगे करेंगे तो यहाँ लिखा है इंडिया हैज अडॉप्ट द डुअल सिस्टम whereby a CGST and SGST will be levied on the taxable value of every transaction of supply of goods and service। कह रहा है कि इंडिया एक ऐसा स्टेट है या इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसने ड्यूअल सिस्टम को अडॉप्ट करा, क्योंकि आपको पता है इंडिया में 2 गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जैसे हम दिल्ली में बात करें, दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है? आपकी गवर्नमेंट है ना। डीएसटी में किसकी गवर्नमेंट है? आपकी गवर्नमेंट है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। और एक हमारी दिल्ली से बाहर गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें अभी बीजेपी सरकार है ना। बहुत सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बहुत सारे काम आपके स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन जब जीएसटी आ रहा था तो लोगों को डर था, स्टेट को डर था कि मेरे रेवेन्यू का लॉस ना हो जाए, मेरे रेवेन्यू का लॉस ना हो। तो उसने कहा कि सर हम सिंगल जीएसटी स्ट्रक्चर नहीं लाएंगे, हम ड्यूअल सिस्टम लाएंगे जिसमें आप भी का राइट्स हो और मेरा भी राइट्स हो, दोनों मिलके काम करें। तो इसलिए इंडिया में जो जीएसटी स्ट्रक्चर है वो ड्यूअल सिस्टम का। और ऐसे ही एक कंट्री और जिसका नाम है कैनेडियन। देखिए, इट इज द कैनेडियन मॉडल ऑफ ड्यूअल सिस्टम, सेंट्रल एंड स्टेट इम्प्लीमेंट इन द इंडिया आफ्टर कनाडा इज द ओनली सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट ड्यूअल जीएसटी। और मॉडल हम अप्रोक्सीमेट बात करें तो इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में जीएसटी को 160 कंट्रियों ने अडॉप्ट करा है। हम इसमें सिंगल नहीं है कि हमने जीएसटी को अडॉप्ट करा, हमने देखा कि हर कोई कंट्री जो बड़ी बड़ी डेवलपिंग कंट्री हैं वो जीएसटी के अंदर जा रही हैं, मिलके काम कर रही हैं, एक जैसा सिनेरियो रख रही हैं। तो हमने सोचा हम भी अपने आप को वर्ल्ड के साथ लेकर चलते, इसलिए हमने जीएसटी इंप्लीमेंट करा और आज हम वर्ल्ड के साथ काम कर रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़े। इसे बढ़ने के बाद जीएसटी में एक सबसे बड़ा स्लोगन है वन टैक्स, वन नेशन एंड वन मार्केट। ठीक है, एक देश है, एक कर है, एक बाजार है। पहले मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जीएसटी ना होने से हर कोई बंदा अपने हिसाब से प्रोडक्ट लगाता था। यही प्रोडक्ट पहले हो सकता था दिल्ली में 5% का मिलता, हो सकता है यही प्रोडक्ट यूपी में 12% का मिलता। ये घड़ी दिल्ली में हो सकता है 12% की मिलती, हो सकता है यूपी में 5% की मिलती। तो अलग अलग टैक्स थे, सामने वाला कंफ्यूज होता था और कहता था मैं यूपी से खरीदूंगा तो सस्ता पड़ेगा, दिल्ली से खरीदूंगा तो महंगा पड़ेगा। बिजनेसमैनों की थिंकिंग चेंज रहती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा अब हम एक टैक्स, एक बाजार और एक देश ला रहे हैं जिसमें हम जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे। अब चाहे दिल्ली से माल खरीदो, यूपी से माल खरीदो, हर जगह आपका टैक्स रेट हमेशा सेम रहेगा। लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज वन ऑफ बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन द कंट्री। कह रहा है कि जीएसटी में ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल नेशन विच विल मेक इंडिया ऑन वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट, जिसने पूरी इंडिया को क्या बना दिया? यूनिफाइड कॉमन मार्केट बना दिया। इसके बाद आगे बढ़े, टॉपिक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत जरूरी है आपको समझाने के लिए। मैंने जैसे ही आपको अभी स्टार्टिंग में कहा था कि जीएसटी हर स्टेज पर लगता है। ठीक है, टैक्स, जीएसटी इज टैक्स लेवी एट मल्टीपल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आप देखो, पहली स्टेज ये रॉ मटेरियल आया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फिर हमने गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा, फिर तीसरा ये स्टेप हुआ, चौथा और फिर लास्ट किसमें चला गया? किसको चला गया? कंज्यूमर को। दिस GST will be a single comprehensive
इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन प्योर वैल्यू एडिशन एट सच स्टेज। क्लियर है? अभी जितनी स्टेज पर जाता है ना, सब पर टैक्स राइज होता है। जैसे कि आप इसको नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, क्या लिखा है, जीएसटी इज राइज एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जीएसटी हर स्टेज पर एप्लीकेबल होता है। इन अ बिजनेस, ठीक है, इन अ बिजनेस there are multiple chain of hand where item goes through along its supply chain। कह रहा है ऐसा नहीं है कि आप सप्लाई करोगे तभी जीएसटी लगेगा। अगर आप एक से दूसरी जगह अपनी ही प्लेस से माल बेचे तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। यही लिखा इन अ बिजनेस दे आर द मल्टीपल चेन ऑफ हैंड्स वेयर आइटम इज goes through along its supply chain at every stage where production move to the next vendor taxes arise। ठीक है, नीचे आ जाए, every vendor can take input tax credit। अगर मैं आपसे परचेज करते वक्त आपको कोई पैसा देता हूं, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। मैंने आपसे 10 रुपए का सामान लिया, उस पर 2 रुपए टैक्स दिया, तो मैंने जो आपको 2 रुपए दिया, अगर वो मुझे रिफंड होगा तो उसे हम बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं, एवरी वेंडर कैन टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड सेट ऑफ इट्स टैक्स लायबिलिटीज। मैंने आपको 2 रुपए टैक्स दिया और वही सामान मैंने आगे 15 रुपए का बेचा और उस पर 3 रुपए टैक्स लगाया, तो मैंने कितने रुपए इस पार्टी से ले लिए, 3 रुपए लिए। मैंने आपको दिए कितने, 2 रुपए, तो मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ गई, 1 रुपए। तो यही कह रहा है, एवरी वेंडर कैन टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड सेट ऑफ इट्स टैक्स लायबिलिटीज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीएसटी। ये जीएसटी की एक ब्यूटी है। दैट टैक्स बर्डन विल बी बेयर बाय ऑल पर्सन इन्वॉल्व। जो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो सब अपना बर्डन दूसरों के ऊपर बियर कर देते हैं। आ जाए, आप ये एक पूरा प्रोसेस है जिसे मैं एक अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूं, जो मैं आपको पीछे बातें कह रहा था। जैसे परचेज, रो एंड इनपुट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैं नमकीन बनाना चाहता हूं, नमकीन के लिए मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं यहां से वो प्रोडक्ट खरीद के लाया, ठीक है, जिसका नाम है जीआर नमकीन। ठीक है, ये एक नमकीन वाला है। इसके बाद इसने रॉ मटेरियल खरीदे, उसके बाद उसने फाइनल प्रोडक्ट गो टू द वेयर हाउस। जब सारा माल बन गया तो उसे अपने कहाँ रख रहा है, वेयर हाउस पे रख रहा है। और आपको पता है जब माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेयर हाउस में भी जाता है तो क्या होता है, टैक्स राइज हो जाता है। जब वेयर हाउस से किसके पास जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट स्टोर्ड विद जीएसटी, हम किसके पास भेज देंगे, होलसेलर के पास भेज देंगे, तो टैक्स राइज हो जाएगा। टैक्स होलसेलर अगर किसी और बंदे को माल बेच देगा, ठीक है, अगर हम होलसेलर को माल बेच देंगे, ठीक है, तो होलसेलर के ऊपर टैक्स लग जाएगा। जब होलसेलर से किसी दूसरे बंदे के पास जाएगा या रिटेलर के पास जाएगा तो वहां टैक्स राइज हो जाएगा। और जब रिटेलर से कंज्यूमर के पास आएगा तो भी वहां टैक्स राइज होगा। इसका मतलब इस सारी चेन में टैक्स एक के साथ दूसरे के साथ तीसरे के साथ लगता चला जाता है। जितनी लंबी चेन होगी उतना लंबा टैक्स चला जाएगा। लेकिन टैक्स हमेशा अराइज वैल्यू पर ही आएगा। मतलब 10 रुपए पर 2 रुपए ऑलरेडी टैक्स मिल चुका है। अब 10 रुपए का प्रोडक्ट आगे कोई 15 रुपए का बेच रहा है तो 5 रुपए ऐड हुए ना, 5 रुपए पर टैक्स लगेगा, ना कि 10 रुपए पर लगेगा। आइए समझाता हूँ। तो इसका मतलब अगर माल एक स्टेज से दूसरी स्टेज जा रहा है, चाहे बनने के बाद वेयर हाउस जा रहा है, वेयर हाउस से होलसेलर के पास जा रहा है, होलसेलर से रिटेलर के पास जा रहा है और रिटेलर के पास से कंज्यूमर के पास जा रहा है, तो टैक्स अराइज होगा। ठीक है, आ जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेवी ऑन ईच ऑफ दीज स्टेज विच मेक इट्स मल्टीपल स्टेज टैक्सेस। आ जाए नेक्स्ट। According to the previous example, we see that each stage is taxable, but at every stage
we have an option to set of tax liabilities with the tax paid previously. ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी हैव टू पे ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। ये कह रहा है कि हमने लास्ट स्टेज में देखा कि आप जितना टैक्स दे के आए सामने पीछे वाले को और जितना आपने आगे से लिया, उन दोनों को माइनस करके जो टैक्स बचेगा हम वही पे करेंगे। लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड में पे करें तो पे ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में समझाते हैं। क्या लिखा, लेट्स टेक द प्रीवियस एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कह रहा इस पिछले एग्जांपल को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमने यहाँ पर आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करा, जिसमें एक मोहन मेकर से जो महाराष्ट्र में उसने कुछ रॉ मटेरियल परचेज करा जो नमकीन बनाने के काम आता, चाहे जैसे बेसन हो, ऑयल हो, राइस हो, ठीक है, वेजिटेबल हो, ठीक है, कशूनट हो, और भी कोई भी आइटम उसने खरीदी और नमकीन बनाने के लिए उसने काम करा। ठीक है, इसने क्या करा, नमकीन बनाई और कहाँ भेज दी, JR नमकीन वाले को भेज दी। ठीक है, बेचने के बाद जब इसने नमकीन उसको बेची तो उसने उसकी कॉस्ट आई थी 100 रुपए। उसने 5 रुपए टैक्स पे करा था माल खरीदते वक्त। इसके बाद जब सारा माल बन गया उसने अपने ऊपर 50 रुपए की लेबर ऐड करी, उसकी कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करा 50 रुपए, और उसने GR वाले को 200 रुपए का माल बेच दिया। और 200 रुपए पर उसने कितना टैक्स लिया, 10 रुपए टैक्स लिया। और इसका मतलब उसने कितना पैसे कलेक्ट करा, 210 रुपए कलेक्ट करा। कितना कलेक्ट करा, 210 रुपए। अब ये 5 रुपए ऑलरेडी दे के आ चुका था, किसको, जिससे इसने कॉस्ट रॉ मटेरियल खरीदा था। और जिसने जब इसने JR को माल बेचा उससे कितने लिए, इसने 10 रुपए। तो इसे कितने पे करने पड़ेंगे, ओनली 5 रुपए, क्योंकि 5 रुपए तो इसके पास क्या है, ITC है। अगर मैं कोई सामान परचेज करते वक्त गवर्नमेंट को दे देता हूं तो वो मेरा ITC हो जाता है। जब मैं माल बेचता हूं, लोगों से पैसा लेता हूं, तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं मोहन मेकर सोल्ड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ नमकीन टू अनदर मैन्युफैक्चर, ठीक है, JR को। ठीक है, तो लिखा है कम वेयर हाउस, ठीक है, एक वेयर हाउस में बेच रहा हूं, तो JR नमकीन टू फिनिश अप टू गुड्स। क्लियर है, अब वो फिनिश को गुड्स को फिनिश करेगा। इसके बाद अब JR वाले के लिए कॉस्ट कितनी बन गई, 210 रुपए बन गई। कितनी कॉस्ट बन गई, 210। इसने 50 रुपए की लेबर ऐड करी, 30 रुपए का प्रॉफिट करा। टोटल मिला के इसने कितने ऐड करे, 280 रुपए ऐड करे। ये पहले कितने टैक्स दे के आ चुका था, 10 रुपए दे के आ चुका था। इसने कितने रुपए का माल बेच दिया, 280 रुपए का। जब इसने 280 रुपए का माल बेचा तो कितने रुपए से टैक्स पहले पड़ा हुआ था, 10 रुपए पड़ा हुआ था। इसने लोग उस सामने वाली पार्टी से ले कितना लिया, 14 रुपए ले लिया। तो 10 इसके पास था पहले ही, ठीक है, 14 इसको मिल गया, तो इसे कितना पे करना पड़ेगा, 4 रुपए पे करना पड़ेगा। टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट, ठीक है, ओनली 4 रुपीज। अगर देखें ना टोटल प्राइस कितना हो गया, 294 रुपए। ओनली वैल्यू एडिशन वैल्यू इज टैक्स्ड, कितना, 80 का 5% निकाल लो, 4 रुपए आएगा। या तो लोग कहते हैं कि जो आपने वैल्यू ऐड करी उसका 5% आपको देना, या बहुत से लोग कहते हैं कि जितना आपने पहले दिया, ठीक है, जितना पहले आपने दिया, जितना आपको अभी मिला, दोनों को माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपको टैक्स देना है। या बहुत से लोग सिंपल वर्ड में कहते हैं कि जितना आपने वैल्यू ऐड करी, जितना आपने वैल्यू ऐड करी वो आपको बस प्लस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके बाद अब RK जनरल स्टोर ने अपना माल विमल किराना स्टोर को बेच दिया। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इसने 280 रुपए का बेचा था, 4 रुपए 14 रुपए इसने टैक्स के ले लिए थे। क्लियर, इसके बाद इसने अपना प्रॉफिट ऐड करा और 320 रुपए का इस माल को आगे बेच दिया। जब इसने 320 रुपए का माल बेचा तो उस पर 16 रुपए इसने पार्टी से टैक्स ले लिया। और इसने 16 पार्टी से लिया, 14 ये ऑलरेडी दे के आ गया, तो उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 2 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ओनली वैल्यू एडिशन वैल्यू इज टैक्स्ड, कितना, 40 रुपए का 5%, 2 रुपए। क्लियर है, या तो आप ऐसे बोल दें कि आपको 16 मिला, 14 आप दे के आ गए थे तो आपको 2 रुपए देना है,
या आप कह दो कि आपने 40 रुपए ऐड करा, उसका 5% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, अब विमल से माल कंज्यूमर पर गया। जब माल कंज्यूमर पर जाएगा तो आप देखेंगे 320 रुपए था। इसके बाद इसने 60 रुपए प्रॉफिट ऐड करा, 380 रुपए का माल बेचा। इस पर इसने 19 रुपए टैक्स लिया। 19 रुपए का आपने उससे टैक्स लिया, 16 आप देकर ऑलरेडी आ चुके थे, तो आपको कितने पर टैक्स देना पड़ेगा? 3 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। या सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, आपने 60 रुपए ऐड करा, 60 का 5% निकालेंगे तो आपको 3 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लिखा है विमल किराना स्टोर फाइनली सोल्ड प्रोडक्ट टू एंड कंज्यूमर एंड अगेंस्ट टेक क्रेडिट। ठीक है, तो उसने उससे टैक्स टेक क्रेडिट। क्लियर है? तो आप देखेंगे ऑल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू सेलर, ईच स्टेज हैविंग इट्स ओन टैक्सेशन मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज कंज्यूमर विल टैक्स द बेनिफिट ऑफ लो प्राइस। क्लियर है? तो इस तरीके से लोग अपनी वैल्यू एडिशन पर टैक्स देते हैं, ना कि प्रॉफिट पर, ना कि कुछ किसी और मेथड पे। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमने इतना दिया, इतना ले लिया। देखो सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो हमने जितना ऐड करेंगे प्रॉफिट, उतना हमें टैक्स देना, कि गवर्नमेंट कभी भी किसी चीज का डबल टैक्सेशन को फॉलो नहीं करती है। इतना हो जाने के बाद अगला आता है नेक्स्ट। अब जीएसटी क्या है? बहुत से आप लोगों से पूछेंगे। अभी हमने जो पिछला एग्जांपल किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज होगा कि परचेज करते वक्त हम इतना लोगों को दे के आ रहे हैं, सेल करते वक्त हमें इतना मिल रहा है, तो गवर्नमेंट हमें कितना रिफंड करेगी। क्लियर? मेरा आईटीसी क्या होगा? जस्ट लाइक दिस, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। याद रखना, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब जिस स्टेट से जाएगा दूसरे स्टेट में, या जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा वही टैक्स को बियर करेगा। मैं दिल्ली, आप यूपी, मैंने दिल्ली से माल यूपी बेचा आपको, तो आपकी डेस्टिनेशन यूपी है, तो टैक्स यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा। यूपी से माल दिल्ली आया तो दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट होगी उसको मिलेगा टैक्स। तो लिखा है द बेसिक प्रिंसिपल behind GST is a destination based tax is that a supply shall be taxed at the destination of consumer. अब place of supply determine whether a transaction is intrastate और interstate। आपको अपनी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जीएसटी में दो ही तरह की ट्रांजैक्शन होती है, या तो एक इंट्रा होगी, या तो एक इंट्रा होगी, या तो एक इंटर होगी। इंट्रा मतलब होता है विद इन स्टेट, और इंटर मतलब होता है एक स्टेट से बाहर। अगर विद इन स्टेट की बात करें तो सेम स्टेट बोल सकते हैं, और अगर अदर स्टेट की बात करें तो चाहे वो दिल्ली के बाहर कोई सा भी स्टेट, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। यहाँ क्या लिखा? इन अदर वर्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन whether a supply is subject to the CGST and SGST and CGST in a intrastate। अगर लोकल की पार्टी होगी तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, और अगर दिल्ली से बाहर की होगी तो आईजीएसटी लगेगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं ज्यादा क्लियर कर दूं तो आपको ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। मैं यहाँ से एक्सेल ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये कर लिया तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा जीएसटी। जीएसटी में दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है, एक होती है लोकल, एक होती है अदर स्टेट। ठीक है? अगर दिल्ली की पार्टी दिल्ली माल बेचती है तो इसे हम लोकल नाम देते हैं, या इसे हम विद इन स्टेट सेल परचेज कहते हैं। ठीक है? या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में इसे इंट्रा स्टेट सेल परचेज के नाम से जानते हैं। ठीक है? इसके बाद अगर दिल्ली की पार्टी किसी और राज्य में भेज दे, अदर स्टेट, चाहे उसे हम अदर स्टेट बोलेंगे, या हम उसे इंटर स्टेट सेल परचेज के नाम से
जानेंगे। और जब यहाँ बात आएगी तो यहाँ लगेगा CGST प्लस SGST, और जब यहाँ बात आएगी तो यहाँ लगेगा IGST। क्लियर है? यहाँ जितना टैक्स रेट होगा उसका आधा, अगर 18% है तो 9%, अगर 12% है, 28% है तो 14%, और यहाँ अगर 28 है तो पूरा 28 लगेगा। क्लियर? आ जाए नेक्स्ट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल खरीदा, फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर सेमी प्रोसेसिंग हुई, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और फिर फिनिश गुड्स बना। तो बहुत सारे काम होते हैं। आ जाए आगे। ठीक है, अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये हमारा क्या है? अरुण, ठीक है, एक सेलर है, विमल एक परचेजर है जो माल खरीदने वाले के। GST is a self-assessed destination-based taxation system. Let's understand this with help of in an example. ठीक है, if Arun of Assam produce the goods and sell them to Vimal in Kolkata, ठीक है, then in such case the tax should be levied and collected in a state of Kolkata and not in a state of Assam. कॉमन सी बात है, जब असम से माल कोलकाता जाएगा तो कौन सी गवर्नमेंट लेगी? कोलकाता की गवर्नमेंट लेगी। और जब कोलकाता की गवर्नमेंट लेगी तो आपको पता है उस समय क्या चार्ज होगा? आपका IGST चार्ज होगा। देखो, मैं सिंपल लफ्जों में बोल देता हूं आप लोगों से, अगर एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट जाता है तो IGST लगेगा, और अगर सेम स्टेट में माल रहता है तो CGST प्लस SGST लगेगा। ठीक है, जैसे अंडर the previous indirect system, central excise and VAT origin based taxation लिखा है, अंडर द प्रीवियस इनडायरेक्ट सिस्टम सेंट्रल एक्साइज एंड वेट आर ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। पहले क्या था? पुराने लॉ में जहां से माल उठेगा उसी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। मान लो मैं दिल्ली से यूपी माल बेचा तो टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा, ना कि यूपी गवर्नमेंट। अब आप मुझे बताओ, माल दिल्ली से यूपी जा रहा है, माल यूपी में रहेगा, यूपी में बिकेगा, यूपी वाले यूज करेंगे, सारा बेनिफिट यूपी का, लेकिन टैक्स आप दिल्ली गवर्नमेंट को दे रहे हो। ये क्या बात हुई? तो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी अपने लास्ट टैक्सेशन सिस्टम में। तो गवर्नमेंट ने इसे रिजॉल्व करा और यहाँ बोला विच मींस यहाँ लिखा है विच मींस टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन ओरिजिन और सोर्स वेयर द गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस। क्लियर है? तो लेकिन अब यहाँ बोल दिया गया है, ये पहले था, अब यहाँ बोल दिया गया है ऐसा कुछ नहीं है। अब जहां माल जाएगा वही बंदा टैक्स लेगा। यहाँ लिखा है देयर फॉर द गुड्स एंड सर्विस आर टैक्स एट द स्टेज वेयर देयर प्रोडक्शन और ओरिजिनेशन टेक प्लेस रादर देन वेयर द कंज्यूमर टेक प्लेस। जो उसको यूज करेगा वही टैक्स लेगा, अदरवाइज कोई और टैक्स नहीं लेगा। आ जाए, अनिल हरियाणा के हैं और ब्रजेश कहाँ के? राजस्थान के। तो दोनों अलग अलग स्टेट के। तो आपको पता है इस स्टेज में क्या लगेगा? आपका IGST लगेगा। क्या लगेगा इस स्टेज में? आपका IGST लगेगा। इससे मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं। आ जाए टॉपिक, बेनिफिट ऑफ GST टू द इंडियन इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमिक को क्या बेनिफिट मिला GST आने से? सबसे पहले रिमूव ऑफ बंडल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। GST आने से आपके बहुत सारे टैक्स हट गए, जैसे सच, वैट, जैसे CST, जैसे सर्विस, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे CAD, जैसे SAD एंड एक्साइज, ये हट गए। दूसरा, लेस टैक्स कंप्लायंस एंड अ सिंप्लीफाइड टैक्स पॉलिसी कंपेयर टू द करंट टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है। तीसरा, बूस्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक इन द लॉन्ग रन। आपको पता है जब इंडिया के 2 साल कंप्लीट हुए GST के,
तो जीएसटी वालों ने एक अपनी इनकम का एक चार्ट पेश करा जो उनकी वेबसाइट पर ही पड़ा कि आप वहां जाके भी देख सकते हैं www.gst.gv.in के अंदर उन्होंने कहा जीएसटी आने के बाद हमें 21 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ है। कितने रुपए का? 21 लाख करोड़ रुपए का 2 सालों में ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी जीएस इनडायरेक्ट टैक्स से, ओनली जीएसटी 21 लाख करोड़। ठीक है, तो इकोनॉमी को तो बूस्ट मिला ही मिला है। इंक्रीज डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ठीक है। रिमूव ऑफ कास्केटिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, रिमूव टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। कास्केटिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, ठीक है। मैंने 10 रुपए पर 2 रुपए ऑलरेडी टैक्स दे दिया, जब मैंने 15 रुपए पर माल बेचा तो गवर्नमेंट ने कहा अब मुझे 15 पर टैक्स चाहिए। ये क्या बात हुई? 10 पर तो ऑलरेडी दे के आ चुका हूं, अब 15 पे आप क्यों लोगे? तो वो कहते हैं कास्केटिंग इफेक्ट। जीएसटी आने से ही कास्केटिंग इफेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, लोअर लोअर द बर्डन ऑन द कॉमन मैन, इससे कॉमन मैन पर बर्डन कम बना, क्योंकि जब अगला बंदा अपना आईटीसी पीछे लेके आ रहा है तो उसे अपनी कॉस्ट में शामिल नहीं करता था। अब आपने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करे जिसमें हम 280 रुपए का माल लाते थे, 14 रुपए टैक्स दे के आते थे, लेकिन जब आगे हम बेचते थे तो 280 रुपए को ही कैलकुलेट करते थे, ना कि 294 रुपए को। क्यों करते थे? क्योंकि वो 14 रुपए तो हमें मिल जाएंगे, तो हमारी कॉस्ट कितनी बनी? 280, ना कि 294 बनी। ये बहुत अच्छा था। और इसका बेनिफिट आगे बेनिफिट मिलता था कंज्यूमर को, क्योंकि टैक्स कॉस्ट में ऐड नहीं होता था। जब टैक्स कॉस्ट में ऐड नहीं होता था तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती थी। क्लियर है? तो लोअर द बर्डन ऑन कॉमन मैन, दैट्स व्हाई पब्लिक विल हैव टू सीड लेस मनी टू बाय द सम प्रोडक्ट दैट वेयर कॉस्टली अर्लियर। तो आप प्रोडक्ट थोड़े कम कॉस्टली होने लगे। रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अब इसकी कॉमन सी बात है, जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट ऑलरेडी कम हो जाएगा। ड्यू टू लोअर बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। हेंस प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स विल बी लाइकली टू कम डाउन, जिससे उनकी वैल्यू कम हो गई। क्लियर? ये बेनिफिट है। अगर मैं अभी कभी आप लोगों से इसकी एडवांटेज पूछूं तो आप यही बताओगे, इंक्रीज डिमांड विल बी लीड टू इंक्रीज सप्लाई। अब उससे डिमांड बढ़ रही है तो उससे सप्लाई बढ़ रही है। क्लियर है? कंट्रोल ऑफ ब्लैक मनी, ठीक है। तो अब इससे हम किस पर कंट्रोल कर रहे हैं? अपनी ब्लैक मनी से कंट्रोल करें, क्योंकि जीएसटी में हर चीज ऑनलाइन है। कोई बंदा बीच में जाकर ब्लैक मनी नहीं कर सकता, वरना पीछे होता था ना डिपार्टमेंट, आप लोग जानते हैं, इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट। तो समझ में आ गया। अब जर्नी ऑफ जीएसटी, जीएसटी की जर्नी इजी नहीं है। जीएसटी कम से कम 17 साल बाद इंडिया में एप्लीकेबल हुआ। वो 2010 में तो इंट्रोड्यूस 2000 में यूज हो गया था, लगा भी पास हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबी जर्नी थी। 2010 में, ठीक है, पीएम, ठीक है, बीजेपी सेट अप अ कमेटी टू ड्राफ्ट जीएसटी लॉ। एक कमेटी बनाई गई जिसमें जीएसटी लॉ की बात हुई। 2004 में उसके लिए एक टास्क फोर्स बनी। 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे प्रपोज करा और कहा कि हम इसे 1 अप्रैल 2010 से ले आएंगे, बट फिर नहीं आ पाई 2007। ठीक है, 2007 में हमने रेट डिसाइड करे कि हम इसमें 4% और 3% रखेंगे। 2008 में, ठीक है, ये पास नहीं हो पाया। ऐसे ही 2010 में ये प्रोजेक्शन, ठीक है, कंप्यूटराइज नहीं हो पाया। 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू अनेबल जीएसटी लॉ इंट्रोडक्शन। 2010 में ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था वो पास हुआ। 2012 में स्टैंडिंग कमेटी बीन डिस्कशन ऑन जीएसटी, ठीक है, और उसके लिए उन्होंने एक शेड्यूल बनाया, 279B आर्टिकल बनाया, ठीक है। उसके बाद 2013 में स्टैंडिंग कमेटी टेबल इट्स रिपोर्ट ऑन जीएसटी। 2014 में जीएसटी बिल दोबारा री इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि वो पास नहीं हो पाया था, ठीक है। उसके बाद 2015 में जीएसटी बिल पास इन लोकसभा। जीएसटीआर 16 में जीएसटीएन गोज लाइव आया। 2016 में अमेंडमेंट मॉडल जीएसटी लॉ पास इन द बोथ हाउस, ठीक है।
आप मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया। प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया 12 सितंबर 2016 में। और फाइनली 2017, ठीक है, फॉर सप्लीमेंट्री जीएसटी बिल पास इन लोकसभा एंड अप्रूव बाय द कैबिनेट। और इसे 2017 में क्या कर दिया गया, पास। राज्यसभा पास फॉर सप्लीमेंट्री जीएसटी बिल फाइनल जीएसटी टू द इम्प्लीमेंट ऑन 1 जुलाई 2017। तो इसे कब पास कर दिया गया, 1 जुलाई 2017 को पास कर दिया गया। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में 3 तरह के लोग होते हैं जो हमेशा डिसीजन लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब जीएसटी की काउंसिल मीटिंग होती है, जब जीएसटी की काउंसिल मीटिंग होती है तो उसमें एक मेन बंदा होता है जिसका नाम होता है चेयरमैन। और चेयरमैन कोई नॉर्मल बंदा नहीं होगा, चेयरमैन एक बहुत बड़ा पद है। तो उसके लिए इंडिया का जो यूनियन मिनिस्टर है या जिसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो होता है। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग to the Article 279A, it is on the part of Prime Minister to give the order to the constitute the Council of GST। एक Council of GST बनी, इसमें द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरमैन होंगे ऑफ द काउंसिल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मेंबर ऑफ द काउंसिल, और उसके स्टेट के जो यूनियन मेंबर होंगे, जैसे अब एक तो सेंट्रल का फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन हो गया, और अब हर स्टेट के जितने हमारे इंडिया में स्टेट है उनके जो यूनियन मिनिस्टर होंगे, क्या लिखा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल, उसके क्या होंगे, एक मेंबर होंगे। कॉमन सी बात है, मैं अपने दिल्ली का अगर सीएम हूं तो मैं भी तो चाहूंगा कि मेरा यहाँ से एक यूनियन मिनिस्टर हो और वहां जाके वहां पर काम करें। क्लियर है। और एक मेंबर होगा, वन मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट वाइस चेयरमैन, और हर एक स्टेट का जो वाइस चेयरमैन होगा वो भी उस जीएसटी काउंसिल का मेंबर होगा। जीएसटी काउंसिल एक ऐसा कमेटी है जो जीएसटी के डिसीजन लेती है। कई बार जीएसटी काउंसिल होती है जिसमें रेटों को बढ़ाया जाता है या जिसमें रेटों को घटाया जाता है, जिसमें लोगों को रिलैक्सेशन दी जाती है, जिसमें लोगों से रिलैक्सेशन छीनी जाती है। क्लियर है। तो ये जीएसटी काउंसिल है और इसका संविधान के अंदर आर्टिकल 279 ए के अंदर अमेंड किया गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आए तो फॉलोइंग आर द डिजाइन पर्सनली हु विल बी जीएसटी काउंसिल टुगेदर, ठीक है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन द charge of revenue of finance who will be the member of council, and one member from each state who is the minister in the charge of finance or taxation or any other minister, and any one of them will be the vice chairman of GST council who will be mutually selected by them। ये state select करती है। Note, the secretary revenue department will work as ex officer secretary of the GST council। द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो चेयरमैन है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, उसका वो चेयरमैन होंगे, ठीक है। विल बी द परमानेंटली इनवाइटेड, वो हमेशा इनवाइटेड रहेंगे इन ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल, हु विल नॉट हैव द वोटिंग राइट, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होंगे। सर ये वोटिंग राइट क्या होता है, 2/3, 1/3 ऐसे हैं। ये आपको जब आप जीएसटी लॉ सीखेंगे परफेक्ट तब हम वहां डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। आगे चलें। इसके बाद ये आपको दे रखा है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइप ऑफ जीएसटी लेवी बाय गवर्नमेंट, कितने तरह के गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, तो हमने बताया था दीज आर 4 टाइप ऑफ जीएसटी विच इज बेस्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू द इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाई। वैसे मैंने तो 5 तरीके से बताए थे लास्ट ईयर में, लास्ट क्लास में, लेकिन यहाँ 4 दे रखे हैं, जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी लेवी बाय गवर्नमेंट,
IGST, SGST, CGST और UTGST। आगे बढ़े, जैसे CST की बात करें तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर SGST की बात करें तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और UTGST की बात करें तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, लिखा है द फॉलोइंग मॉडल शो हाउ GST लेविड इन इंडिया। इसमें लिखा है इंट्रा स्टेट या लोकल सेल या फिर विद इन स्टेट। क्लियर? अगर अगर जैसे ये एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र नागपुर से पुणे माल जा रहा है, दोनों सेम स्टेट है ना, तो क्या लगेगा? CGST प्लस SGST। लेकिन सर ये UTGST क्यों दे रखा है? जब जब CGST प्लस SGST लग रहा है तो UTGST देने की आवश्यकता क्या थी? सर देने की आवश्यकता थी, महाराष्ट्र एक स्टेट है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां CGST प्लस SGST लग जाएगा। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात हुई तब, यूनियन टेरिटरी वो जिसे केंद्र शासित प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। हम किसके नाम से जानते हैं? केंद्र शासित प्रदेश के नाम से। महाराष्ट्र एक स्टेट था तो आपने CGST प्लस SGST लगा दिया, लेकिन जो चंडीगढ़, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पांडुचेरी, दिल्ली, ये सब क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है सर। ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरी। इन्हें स्टेट का दर्जा नहीं मिला, और जब इन्हें स्टेट का दर्जा नहीं मिला तो आप वहां CGST प्लस SGST कैसे लगा सकते हैं? तो वहां लगाओगे आप CGST प्लस UTGST। क्या लगाओगे? CGST प्लस UTGST। क्लियर? यहां लगेगा CGST प्लस SGST। इसके बाद जैसे ही हमने आगे करा, अब जयपुर से माल कानपुर गए, दो डिफरेंट स्टेट है। जयपुर राजस्थान में पड़ता है, कानपुर यूपी में पड़ता है, तो इसे बोल सकते हैं बिटवीन टू और मोर स्टेट ट्रांजेक्शन, देन IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो उसमें IGST लगेगा। जब एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में जाता है तब हम उसे IGST लगाते हैं। क्लियर है? अब ये भी कह सकते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में माल जाता है। मैं चंडीगढ़ हूं, मैं दमन एंड दीव माल बेचा हूं, तब भी IGST लगेगा। ठीक है, मैं दमन एंड दीव, लक्षद्वीप माल बेच रहा हूं, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी, तब भी IGST लगेगा। या तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचो, या आप एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी माल बेचेंगे, तब भी IGST ही लगेगा। आ जाए, इसको मैंने नेक्स्ट करा। ठीक है, जयपुर एंड कानपुर आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ गए, आप इसे चाहे तो बैक कर भी सकते हैं। सेंट्रल GST और CGST वुड बी लेवी अंडर GST एक्ट 2017। पता है, जो आपने ये चार्ट पढ़ा था, यहाँ CGST प्लस SGST जो आपने चार्ट पढ़ा है ना, ये एक एक्ट है, एक कानून है। जैसे एक IGST एक्ट है, एक CGST एक्ट है, एक SGST एक्ट है, और एक UTGST एक्ट है। ये चार एक्ट तो हैं, और एक हमने एक्स्ट्रा पढ़ा था कंपनसेशन एक्ट। क्या पढ़ा था हमने? एक कंपनसेशन एक्ट पढ़ा था। क्लियर है? तो यही बात कह रहा है कि जो CGST चार्ज होगा ना, वो कौन से एक्ट से होगा? CGST एक्ट से होगा। लिखा है सेंट्रल GST और CGST would be levy under the CGST Act 2017 on the intra-state supply of goods or service। जब इंट्रा-स्टेट सप्लाई की बात आएगी तो CGST से चार्ज किया जाएगा। in case of intra-state supply of goods and service, both the central and state government would combine their levy with in the appropriate revenue sharing arrangement agreement between them, proceed would be
शेयर बिटवीन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि दोनों गवर्नमेंट लेगी और जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पैसे को अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। सर वो क्या रेशो है कि स्टेट कितना लेगा सेंट्रल कितना लेगा, वो आपका काम नहीं है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपने आप कर लेगी। आप गवर्नमेंट का अकाउंटेंट नहीं हो, आप अपनी कंपनी का अकाउंटेंट हो, आप अपनी कंपनी को देखो, ठीक है ना। अब स्टेट कितना लेगी, कैसे बांटेंगे, क्या चार्ट है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए आप लोगों को मना कर रहा हूं। चलें नेक्स्ट करते हैं। अब लिखा है स्टेट जीएसटी ऑन सीजीएसटी वुड बी लेवी अंडर स्टेट एक्ट 2007। अब जब भी स्टेट एक्ट मतलब स्टेट की बात आएगी तो उसके लिए एसजीएसटी एक्ट बना हुआ है। एसजीएसटी इज लेवी बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू अ started on the all transaction of supply goods and service। क्लियर है, तो आप जो भी गुड्स एंड सर्विस बेचोगे उसके हिसाब से ये लेंगे। एसजीएसटी वुड बी पेड टू द अकाउंट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, सीजीएसटी विल बी सबस्यूम्ड। क्लियर है, आ जाए। अब यूनियन टेरिटरी होती क्या है ये आपको पता है। यूनियन टेरिटरी वो होती है जिनका अपना कोई लेजिस्लेटिव नहीं होता, जिनका अपना कोई विधानमंडल नहीं होता, जिनकी अपनी कोई असेंबली नहीं होती, वो दूसरे स्टेट पर डिपेंड होते हैं, हम उसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। ऐसे हमारे पास पहले 7 स्टेट होते थे जिसे हम यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते थे, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटी है तो अब 2 यूनियन टेरिटरी में नाम और जुड़ गए, जिसमें पहला नाम है लक्षद्वीप और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें फिलहाल 7 दे रखे हैं, अब 9 हो गए। कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, 2 नाम और ऐड हो गए जब आर्टिकल 370 हटी है जब से। क्लियर, तो हमारे पास 7 तरह के यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें पहला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडुचेरी। ये ऐसे 7 राज्य हैं जिसे स्टेट का दर्जा नहीं मिला। दिल्ली ने अपने लास्ट इलेक्शन में कहा था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हम सेंट्रल से मंजूरी भी लेंगे ताकि उसे एक पूरा स्टेट मिल जाए। क्यों सर, दिल्ली के पास हर चीज है, अपनी अपनी असेंबली है, अपना विधानमंडल है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो दिल्ली के अंदर है वो सारी चीजें। फिर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में डाला है, इसके लेकर गवर्नमेंट ने कहा कि हम कोशिश करेंगे इस आने वाले 5 सालों में जीएसटी को क्या स्टेट को, दिल्ली को क्या बना दे, हम एक स्टेट बना दे, यूनियन टेरिटरी से हटा दे। फिलहाल दिल्ली अभी यूनियन टेरिटरी है, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब 7 तो यहाँ है, 2 आप खुद ऐड कर लें, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, टोटल मिला के 9 हो गए। इन 9 में से 2 नाम हटा दो, इन 2 में से 2 नाम हटा दो। सर कौन कौन से, एक आप पांडुचेरी हटा दो और दूसरा दिल्ली हटा दो। ये दोनों यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी, ये यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी इनको स्टेट का दर्जा नहीं दिया, इनको जीएसटी में स्टेट माना गया है। क्या बोला मैंने कि ये यूनियन टेरिटरी है संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन जीएसटी के अकॉर्डिंग, लेकिन जीएसटी के अकॉर्डिंग ये एक स्टेट है। दिल्ली और पांडुचेरी वैसे तो यूनियन टेरिटरी हैं इन द अवर संविधान, बट इन जीएसटी इन्हें क्या माना गया है, स्टेट माना गया है। इसलिए जब दिल्ली की पार्टी दिल्ली माल बेचेगी तो वहां सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज करेगी। पांडुचेरी की पार्टी अगर पांडुचेरी में से ही पांडुचेरी माल बेचेगी तो सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी चार्ज करेगी। लेकिन दिल्ली की पार्टी अगर पांडुचेरी माल बेचेगी तो आईजीएसटी चार्ज होगा, अगर पांडुचेरी की पार्टी दिल्ली माल बेचेगी तो भी आईजीएसटी होगा, क्योंकि 2 अलग अलग स्टेट हैं, ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी है। तो ये याद रखना, टोटल 9 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें से 7 बची हैं जिसको यूनियन टेरिटरी का नाम दिया। अगर वहां की पार्टी वही माल बेचेगी तो क्या लगेगा आपका, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी,
लेकिन दिल्ली और पांडुचेरी की पार्टी अगर सेम स्टेट में माल बेचेगी तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। इतना समझ आ गया। लिखा है जीएसटी अंडर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक्स प्लेस इन यूनियन टेरिटरी, अ सेपरेट एक्ट इन began implemented for union territory state to the impose and administer GST in India in the name of UT GST Act 2017। कॉमन सी बात है, सभी के लिए एक्ट बन रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो एक उनके लिए बना दो तो उनके लिए भी एक एक्ट बना, यूनियन टेरिटरी एक्ट 2017। ठीक है, अंडर यूटीजीएसटी एक्ट 2017 द डिटेल ऑफ गुड जीएसटी रेट्स पेबल अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो उसमें जो भी गुड्स की सप्लाई होगी उसकी बात है। नीचे पढ़े, लिखा न्यू दिल्ली एंड पांडुचेरी विल स्टिल एंजॉय द एसजीएसटी प्रोविजन एज बोथ स्टेट हैव देयर सेपरेट लेजिस्लेटिव। कह रहा है कि इनका अपना विधानमंडल है, इनकी अपनी असेंबली है, इनका अपना पार्लियामेंट है, इनका अपना हाई कोर्ट है, इनका अपना सुप्रीम कोर्ट है। तो इन दोनों को संविधान में तो यूनियन टेरिटरी मानेंगे, लेकिन जीएसटी में हम इन्हें स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे। इसके बाद आगे करते हैं। अब आगे बढ़ गया, अगर दिल्ली से माल किसी दूसरे राज्य में जाएगा तो क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज होगा। लिखा है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST fell under the Integrated Goods and Service Tax Act 2017. IGST is charged when movement of goods and service from one state to another state. Central government would levy and collect IGST instead of CGST or SGST. Clear है? ठीक है, the revenue out of IGST is shared by state government and central government as per the rate fixed by the authority। अब रेट फिक्स कर रखें कि अगर 18% होगा तो 9% आपका लगेगा। क्लियर है? आ जाए। ठीक है, अब जब आप किसी दूसरी कंट्री से माल खरीदेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। जैसे अगर आपने इंपोर्ट करा तो पहले लगता था आपका एक्साइज, ठीक है, एसएडी, सीवीडी ये लगता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने हटा दिया और कहा कि अगर तुम कोई सामान इंडिया में इंपोज करोगे तो उस पर आईजीएसटी लगेगा, ना कि एक्साइज, एसजीएसटी और सीवीडी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें आगे। ठीक है, चार्जेबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी इन इंडिया। लिखा है अगर आप इंट्रा स्टेट परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और सेल करोगे तब भी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इंटर स्टेट परचेज एंड इंटर स्टेट सेल तो आईजीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट परचेज, इंटर स्टेट सेल तो सीजीएसटी एसजीएसटी परचेज में लगेगा और दिल्ली से बाहर आईजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट परचेज है, इंट्रा स्टेट सेल परचेज। ठीक है, तो कॉमन सी बात, इंट्रा आईजीएसटी परचेज पे लगेगा और सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी सेल पर लगेगा। क्लियर है? अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तब भी आपको पता है एक्सपोर्ट पर तो आईजीएसटी लगता है। जब आप इंपोर्ट करते हो तो आईजीएसटी लगेगा और जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब भी क्या लगेगा, आईजीएसटी ही लगेगा। क्लियर है? आगे चलो। लेकिन इसको ना हम किसका नाम देते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई का नाम देते हैं। अगर आप लोग कोई एक्सपोर्ट करते हो ना तो उसे क्या नाम दिया जाता है, जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, आ जाए। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, आप इसका आंसर दे दो। यूटीजीएसटी स्टैंड फॉर, यूटीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड, आपसे पूछा गया यूटीजीएसटी की फुल फॉर्म, तो आपको पता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसका आंसर होगा शायद बी। तो हम बी पर क्लिक करेंगे। सर आंसर शायद नहीं, बी ही था। क्लियर है? इसे नेक्स्ट करना चाहे नेक्स्ट कर दें। थैंक यू। तो अब इस तरीके से, तो आज मैंने आप लोगों के साथ जीएसटी में
बहुत सारे प्रोविजन डिस्कस करे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जीएसटी की थ्योरी को तो पिक करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल और प्रोविजन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको वही चीजें करा रहा हूं जो आपको बिजी और टैली में इंपॉर्टेंस है। अगर आप पूरा लो पढ़ना चाहते हैं जीएसटी, तो बहुत बड़ा लो है, आप उसकी हमसे पेन ड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने सेक्शन वाइज सेक्शन आपको हर एक पॉइंट कवर करें, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेट हो, चाहे वो सप्लाई से रिलेटेड हो, चाहे वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से हो, आईटीसी से हो, वैल्यूएशन से हो, किसी भी चीज में हो, वो आपके लिए उस समय इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।